हेलो एवरीवन। तो हमने पूरा लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर एकदम डिटेल्ड वे में और कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड वे में पूरा कवर अप कर लिया। तो अब जो टाइम है रिवीजन का है। तो पूरा चैप्टर इन अ वेरी क्विक वे वी विल रिवाइज, प्लस हम जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उन्हें हाईलाइट करेंगे और उनका मतलब फिर जानेंगे। एंड देन जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं उन्हें हम मार्क करेंगे। एंड होल रिविजन वी वुड बी डूइंग इन अ वेरी क्विक वे। सो लेट अस स्टार्ट। तो लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी अर्नेस्ट मेयर के बारे में। और अर्नेस्ट मेयर के बारे में हमने देखा था कि ही वॉज कॉल्ड एज ए एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, है ना। तो ये वाली जो लाइन है एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट वाली, कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अर्नेस्ट मेयर में अगर हमें याद रखना है तो ये याद रखना है कि ही वॉज एन एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। फिर जो सेकेंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी कि ही वॉज कॉल्ड एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। इट वॉज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग की थी कि इन्होंने करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन जो थी बायोलॉजिकल स्पीशीज़ की, उस चीज़ को दिया था। और थर्ड चीज़ ये थी कि ही वॉज रिगार्डेड एज अ ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि इन्हें 3 प्राइजेस मिले थे। प्राइजेस का नाम जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट वी नीड टू नो कि ही वॉज रिगार्डेड एज अ ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि 3 बड़े प्राइजेस इन्हें मिले थे अर्नेस्ट मेयर के लिए। फिर जब द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट होता है, इसमें हमने कहा था कि जब हम डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, देन वी से कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम ऐसे कंसिडर करते हैं। तो इसमें हमने कहा था कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स, ये सारे यूनिक फीचर्स है किस चीज़ के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। और फिर कुछ कुछ फीचर्स मोर हैं जो कि है मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड एमर्जेंस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। फिर हम जब ग्रोथ से स्टार्ट करते हैं तो ग्रोथ में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये है कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हम किसको कहते थे। तो वी यूज टू कॉल कि इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर वाज अ ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ विच वाज इम्पॉर्टेंट। और सेकेंड, जब बाद में हम देखते थे तो एनिमल्स और प्लांट्स के डिवीजन के केस में हमने देखा था कि प्लांट्स में क्या होता था कि ग्रोथ सेल डिवीजन से होती थी थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। लेकिन एनिमल्स के केस में वी यूज टू सी कि ग्रोथ इज अप टू अ सर्टेन एज, लेकिन कुछ कुछ टिश्यूज में लॉस सेल्स को रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन हो जाती थी। फिर हमने कहा था, ये सबसे ज़्यादा लाइन इंपॉर्टेंट थी, कि इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट किसका था, इन मेजॉरिटी का। इन मेजॉरिटी, नॉट ऑल, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होता है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में हम देखते थे कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं था, देयर वाज नॉट अ क्लियर कट usage. We can't clearly use the terms growth and reproduction for the unicellular. जैसे यहाँ पे लिखा भी है, यही कहीं पे मेंशन भी है कि we are not clear about the usage of the two terms growth and reproduction, because क्या होता है कि reproduction is synonymous with growth in the case of unicellular organisms, जैसे कि unicellular alga, बैक्टीरिया, अमीबा, ये दे रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि यूनिसेलुलर के केस में growth and reproductions are exactly same, but majority of higher plants and animals, growth and reproduction are mutually exclusive events. तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन कंसिडर थी पूरे ग्रोथ के पार्ट में। और ग्रोथ के पार्ट में हमने ये भी देखा था माउंटेन सैंडमोन्स एंड बोल्डर्स के केस में, कि माउंटेन सैंडमोन्स और बोल्डर्स जो थे दे डू ग्रो, ठीक है, डू ग्रो इन एन एक्सट्रिंसिक वे। सो व्हाट हियर नीड्स टू बी मेंशन्ड इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखने को मिलती है इनमें, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखने को मिलती है इनमें। वैसे तो कोई दे ग्रो थ्रू इन एक्सट्रिंसिक वे ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होती है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन हो गई, ठीक है। फिर जब हमने रिप्रोडक्शन देखा था तो रिप्रोडक्शन में हमने कहा था कि ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअल वे और एसेक्सुअल वे से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इसमें सारे एग्जाम्पल्स ही थे, तो फैक्ट्स है तो फैक्ट्स को, ठीक है, फैक्ट्स के लिए डार्क पिंक यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो जो फंजाई है मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मेलेनोस्पोर्स से प्रोड्यूस, ये सारे जो हैं एग्जाम्पल्स थे। और इन सारे एग्जाम्पल्स को रिमेंबर करना है कि फंजाई क्या करता था, स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू, एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू क्या करता था, वो रिप्रोड्यूस करता था। और लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे ईस्ट और हाइड्रा, इन सब में हम बडिंग देखते थे, ठीक है। अब ये जैसे एग्जाम्पल 1 दे रखा है, फिर यहाँ पे लोअर ऑर्गेनिजम्स के केस में बडिंग दे रखा है 2, प्लेनेरिया वाला 3rd दे रखा है 3, ठीक है।
और 4 4 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, 4 एग्जाम्पल्स इसमें फंजी, फिलामेंटस अल्गा, प्रोटेनोमोसिस, ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। अब यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो फिलामेंटस वर्ड पे फोकस करना है। आप कंफ्यूज कर सकते हैं बाय सेइंग कि फंजाई, ऑल अलगा, प्रोटेनोमोसिस, ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट जो हम कंसिडर करेंगे वो गलत स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे। ओके, नाउ हमने इसके भी एग्जाम्पल्स देखे थे, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स थे, जैसे कि म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। ये क्या थे? एक्सेप्शंस थे, है ना। ये क्या थे? सारे के सारे एक्सेप्शंस थे। एक्सेप्शंस ये थे कि वी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर, लेकिन वी नो कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट केपेबल नहीं है रिप्रोडक्शन के या रेप्लिकेट करने के, केपेबल नहीं है। बट वी कांट इवन से दैट रिप्रोडक्शन इज ऑल इंक्लूसिव। ऑल इंक्लूसिव का मतलब है कि श्योर श्योर थिंग कि उसे हम बता सकते हैं कि चीज़ लिविंग है या नहीं लिविंग है, ठीक है। तो ऐसे हम कह नहीं सकते इट इज़ नॉट ऑल इंक्लूसिव, ठीक है। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा था वो मेटाबॉलिज्म था। तो मेटाबॉलिज्म में सारे रिएक्शंस जो होते हैं दे ऑकर साइमल्टेनियसली, ठीक है। इन्हें या तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी कहते हैं या तो केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं, विच वाज दीज कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स के बारे में जो बात की थी वो केमिकल रिएक्शंस या फिर इसमें मेटाबॉलिज्म, कुछ भी कह लो, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्ड जो फोकस करने लायक है वो है ऑल, कि सारे सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स, सारे फंजाई, इन सब पे क्या होती है? मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है। नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि मेटाबॉलिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है, और कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। और जब ये था कि आइसोलेटेड रिएक्शंस के बारे में बात किया था, दे आर नॉट लिविंग थिंग, दे आर नाइदर लिविंग थिंग बट दे आर श्योरली लिविंग रिएक्शंस, ठीक है। और फिर ये सारी चीज़ें थी। लास्ट में हम ये देख लेंगे कि रिप्रोडक्शन की जब बात की थी, इन सब चीज़ों को हम अच्छे से लिस्ट बना लेंगे, लेकिन वो एट द एंड ना, अभी डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग के बेसिस पे, कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या लिखा है कि डिफाइनिंग फीचर लिखा हुआ है, ठीक है। अब perhaps the most obvious and technically most complicated feature जो था वो ability to sense environment and mount a suitable response था, ठीक है। रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। और इसमें कहा था कि एनवायरमेंटल स्टिमुलाई जो है वो फिजिकल भी हो सकता है, वो केमिकल भी हो सकता है, वो बायोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है। केमिकल भी हो सकता है, फिजिकल, बायोलॉजिकल, सारी चीज़ें हो सकती है। और ये भी लाइन इम्पॉर्टेंट है कि चाहे प्रोकैरियोट हो, चाहे हम हो, वी कैन सेंस, वी कैन रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूर्स। फिर दिस वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि फोटो पीरियड किस में अफेक्ट करता है, सीजनल ब्रीडर्स में, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। एंड ये वाली लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज केपेबल ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। और कॉन्शियसनेस तो है ही डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। कॉन्शियसनेस तो है ही डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। फिर यही है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनल्स की प्रेजेंट होती है वो कभी भी सेल में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। सेल में प्रेजेंट नहीं होती कभी भी ऑर्गेनल्स की प्रॉपर्टी। एमर्जेंट प्रॉपर्टीज जो कहा है, एमर्जेंट प्रॉपर्टीज के बारे में जो लिखा है दिस पैरा, कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू दे आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस अमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल्स। वैसे ही प्रॉपर्टी जो सेलुलर ऑर्गेनल्स की होती है वो सेल में नहीं प्रेजेंट होती बट अराइज ड्यू टू रिजल्ट। प्रॉपर्टी सेलुलर ऑर्गेनल्स की जो होती है वो मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स के कारण होती है। मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उस ऑर्गेनल को वो प्रॉपर्टी देते हैं, ठीक है। तो ये भी है। तो इसी चीज़ को क्या किया रेफर किया जाता है, एमर्जेंट प्रॉपर्टीज रेफर किया जाता है, ठीक है, एट हायर लेवल, ठीक, एट हायर लेवल। फिर बाद में ये था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में एक इम्पॉर्टेंट डेटा था कि जो नोन एंड डिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ स्पीशीज जो है, नंबर ऑफ स्पीशीज नोन एंड डिस्क्राइब्ड इज 1.7 to 1.8 मिलियन। मैंने एस्टिमेटेड इंटेलिजेंट गैस भी बताया था कि इंटेलिजेंट गैस का जो डेटा है वो कितना है, 7 मिलियन है, ठीक है। 7 मिलियन, इट इज 7 मिलियन, इट इज 7 मिलियन, ठीक। अब बायोडाइवर्सिटी क्या था कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अब ये वाली भी लाइन इंपॉर्टेंट कंसिडर की जा सकती है। ये 12th स्टैंडर्ड में और भी ज़्यादा सेंस क्रिएट करेगा, लेकिन अभी भी समझना इंपॉर्टेंट है। अगर हम एरिया इंक्रीज करेंगे जिसमें हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से रेंज ऑफ वैरायटी जो है ऑर्गेनिजम्स की वो भी इंक्रीज करती जाएगी। अगर हम डेंस फॉरेस्ट में विजिट करेंगे तो ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स उसमें भी हमें मिलेंगे। अगर हम नए एरिया के साथ साथ पुराने वाले भी आइडेंटिफाई करते हैं
तो हमें नए ऑर्गेनिजम्स मिल जाते हैं। सो दीज वर द लाइंस, क्वाइट इंपॉर्टेंट लाइंस। फिर था नॉमेनक्लेचर का। ठीक है, नॉमेनक्लेचर क्या है, नामकरण सिंपली। और फिर पहले पहले प्रोसेस कौन सा होता था, पहले प्रोसेस अगर हम सीक्वेंस देख लें तो पहले हम क्या करते थे, वी यूज टू डू आइडेंटिफिकेशन। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। First we used to do identification, second we used to do nomenclature, and on third we used to do classification. तो ये पूरा सीक्वेंस होता था, राइट। उसमें हम कैसे याद रख सकते हैं, INC से। ठीक है, INC इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर इट। ठीक, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे वो थे कि प्लांट्स के जो एग्रीड प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया थे वो क्या थे, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल गार्डन, सॉरी बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। और एनिमल टैक्सोनॉमिक्स के लिए एग्रीड प्रिंसिपल्स क्या थे, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। मतलब ये एग्रीड प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया के बेसिस में नाम दिए जाते थे। तो ICBN नाम देता था प्लांट्स के लिए और ICZN नाम देता था, मतलब ICZN के एग्रीड प्रिंसिपल्स और कोड्स एंड क्राइटेरियाज को यूज़ करके एनिमल्स को नाम दिया जाता था। ठीक है, फिर ये था कि जो 2 वर्ड फॉर्मेट नेमिंग सिस्टम जो था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जिसे कहा जाता था, वो किसने दिया था, कार्लस लिनेस वाज वन, एंड इट वाज प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, फिर बाद में ये था कि क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच एनीथिंग विच इज ग्रुप्ड, ठीक है, into the convenient categories based on some easily observable characters, है ना, easily observable characters। और जो भी हम देखते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो मैमल्स हो, चाहे वो डॉग्स हो, दे रिप्रेजेंट टैग्स एट दी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, ये क्या डिफाइन करते हैं, टैग से डिफाइन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स, एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, और प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, टैक्सोनॉमी था। और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लाइन थी कि एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेस। ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोसेस ये सारे क्या फॉर्म करते थे, दे यूज टू फॉर्म द बेसिक बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज, दे यूज टू फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी। ठीक है, बेसिस फॉर्म करते थे। और फिर जब हम बात करते थे टैक्सोनॉमी की, तो कि ईगरनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स में पहले से ही थी। ठीक है, इट वाज सिंस देन लॉन्ग लास्टिंग। और ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे थे, यूज़ के बेसिस पे थे। यूज़ किस हिसाब से, बेसिक नीड्स ऑफ क्लोथ, फूडिंग एंड शेल्टर, इन सब के बेसिस पे दिया जाता था। ठीक है, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन यूसेस के बेसिस में, जैसे मैंने कहा था कि टर्मरिक फूड के लिए इंपॉर्टेंट था तो फूड के कैटेगरी में आता था, वुड्स शेल्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे तो शेल्टर की कैटेगरी में आते थे। उन्होंने कैटेगरी वाइज अकॉर्डिंग टू द यूजेस प्लेस कर दिए थे, क्लासीफाई किया था चीज़ों को ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस के बेसिस में। और सिस्टमा नेचर क्या था, टाइटल ऑफ पब्लिकेशन ऑफ लिनियस एंड हू वाज लिनियस, जिन्होंने 2 वर्ड फॉर्मेटिंग सिस्टम दिया। ये तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। आजकल क्या है कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी अकाउंट किया गया है अंडर द सिस्टमैटिक्स। ठीक है, फिर यही था कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या किसको कहा जाता है, टैक्सन को कहा जाता था। और टैक्सन, रैंक और कैटेगरी सारी चीज़ें सेम है। सो इफ आई एम सेइंग रैंक, if I'm talking about rank, if I'm talking about category, or if I'm talking about taxon, all the words mean the same, इनका कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, they all mean the same। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। फिर स्पीशीज़ के केस में मोस्टली एग्जाम्पल्स वगैरह हैं। ठीक है, इंडिका हो गया, टिग्रिस हो गया, मेलोनगेला हो गया, नाइग्रम हो गया। तो नाइग्रम, ठीक है, मेलोनगेला, टिग्रिस, लियो वगैरह जहाँ पे भी मेंशन्ड है। ठीक है, लियो, ट्यूबेरिज्म, ये सब क्या है, दे आर स्पीशीज। जो मैंने रेड से हाईलाइट किया वो क्या है, स्पीशीज है। दे ऑल आर स्पीशीज को डिनोट कर रहा है। और मैं जो पिंक से हाईलाइट कर रही हूँ वो है जीनस। तो ये मैग्नीफेरा सोलेनम पैंथेरा क्या हो गया, जीनस हो गया। पैंथेरा क्या हो गया, जीनस। होमो क्या हो गया, जीनस। ठीक है, सेपियंस क्या है, सेपियंस हो गया स्पीशीज, है ना। तो आई थिंक अब तक तो स्पीशीज वाला पार्ट सही चल रहा है। जीनस के केस में यही है कि जब हम रिलेटेड स्पीशीज को एक साथ में ग्रुप कर देते हैं देन वी से कि जीनस, है ना। तो इसमें एग्जांपल्स ये रखे हैं,
फेलिस में क्या आते हैं, कैट्स आते हैं, ये तो पता होना चाहिए, इट इज़ अ फैक्ट, ठीक है। फेलिस में क्या आते हैं, कैट्स आते हैं, ठीक। अगर हम देख लें फैमिली, तो फैमिली में प्लांट स्पीशीज़ के लिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन मेंशन थी कि कभी भी हम प्लांट स्पीशीज़ की बात करते हैं, ठीक है, वी टेक रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिएट किए जाते हैं। और फिर एग्जाम्पल्स हैं बाकी सारे, तो एग्जाम्पल्स कैन बी हाईलाइटेड। तो एग्जाम्पल्स में ये दे रखा है कि जो 3 जनरा है, सोलानम हो गया, पिटूनिया हो गया, दतूरा, ये सारे सोलेरासी फैमिली में आते हैं, ठीक है। लायन, टाइगर, लेपर्ड, कैट, ये सारे फेलिडे में आते हैं, ठीक है। और डॉग्स किस में आते हैं, कैनिडे में आते हैं, दिस फैमिली इज फॉर डॉग्स, 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 ठीक है। ऑर्डर के केस में देखेंगे तो ऑर्डर्स के केस में क्या है, ऑर्डर्स आर नथिंग बट एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है ना, दे आर एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स को जो एग्रीगेट किया जाता है वही। जैसे जैसे हायर टैक्सोनॉमी कैटेगरीज बढ़ती जाती है, यहाँ पे लिखा है दे आर ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे कि ऑर्डर के बाद, ऑर्डर के साथ और ऑर्डर के बाद जितने भी हायर टैक्सोनॉमी कैटेगरीज हैं, दे आर सिंपली एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब थोड़ी सी भी सिमिलैरिटी दिखी तो उसे ग्रुप कर दिया जाता है। और फिर बाद में कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि रिमेंबर ही करने हैं, जैसे प्लांट फैमिलीज के केस में लिखा हुआ है, और फेलिडे कैनिडे के केस में लिखा है कि सारे किस में आते हैं, कार्निवोरा में आते हैं, और पॉलीमोनियल्स। यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की जा सकती है कि अगर मैं कहूँ एप्स, गोरिल्ला, गिब्बन, मंकी, ह्यूमन, ये सब किस में आते हैं, व्हाट इज द आर ऑर्डर, आर ऑर्डर इज प्रिमाटा, आर ऑर्डर इज प्रिमाटा। फिर हमने हाउस फ्लाई के केस में भी देखा था कि हाउस फ्लाई भी आता है डिप्टेरा में, है ना। तो और भी ऑर्डर मेंशन्ड है इन द नेक्स्ट पेज, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखी मुझे इन मिड में, ठीक है। फिर क्लास के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रिमाटा मेंशन्ड है क्लियरली, ठीक है। क्लास क्या है हमारा, मेमेलिया है, इस हिसाब से ये सारे भी क्या है, क्लास ही हैं, ठीक है। फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सारे क्या हैं, क्लास ही है, ठीक है। और क्लास को जब हम ग्रुप करते हैं देन वी कॉल इट एज फाइलम। और ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि फाइलम इज फॉर एनिमल्स, और डिवीजन वर्ड जो है वो किसके लिए है, प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है डिवीजन वर्ड, है ना। फिर ये हायरार्की है जो कि एज इट इज रिमेंबर करनी है इन दी असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है छोटे से बड़ा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, एक सेकेंड, अगर मैं एरो इस तरफ से बना रही हूँ, ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे ऊपर जाते हैं देन कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑफ ग्रुपिंग टुगेदर बिकम्स डिफिकल्ट, और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं सिमिलरिटीज इंक्रीज करती है। अगर हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ गए तो सिमिलरिटी डिक्रीज करती है, लेकिन अगर हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ हैं तो सिमिलरिटी इंक्रीज करती है। किंगडम से स्पीशीज की तरह जाए तो कॉम्प्लेक्सिटी कम होती जाती है। मतलब स्पीशीज के केस में ग्रुप करना काफ़ी आसान था, लेकिन किंगडम के केस में किसी भी फाइलम के ऊपर से क्या बोलते हैं सिमिलैरिटी निकाल के एक जगह पे ग्रुप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। सो दैट इज़ व्हाई वी सेड की कम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ती जाती है अगर हम स्पीशीज से किंगडम तक जाएं, लेकिन सिमिलैरिटीज जो है वो क्या करती जाती है, डिक्रीज करती जाती है। तो ये काफ़ी लाइन्स इंपॉर्टेंट लाइन्स यही है। लोअर द टैक्सा, मोर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एट द मेंबर विद इन द टैक्सन शेयर, higher the category, greater is the difficulty determining relationship, hence the problem of classifications become more complex। और ये भी है कि as we go from higher from species to kingdom, the number of common characters keeps on decreasing। तो decreasing यहाँ पे clearly mentioned है, ठीक है। फिर ये टेबल एज इट इज रिमेंबर कर लोगे तो अच्छी बात है। मतलब ये सारा बेसिक आइडिया तो पता ही है, एंजियोस्पर्म में आता है मैंगो और वीट भी एंजियोस्पर्म में आता है, दैट वी नो, है ना। डाइकॉट हमें पता है कि मैंगो डाइकॉट होता है प्लांट, वीट मोनोकॉट होता है, ठीक है, एक ही कॉटलेडन वाला मोनोकॉट होता है। क्या याद रखने वाला है कि मैंगो की जो ऑर्डर होती है वो सैपेंडियल्स होती है, वीट का जो ऑर्डर होता है वो पोयाल्स होता है, मैंगो का जो फैमिली है वो एनारकार्डियासी होती है, और ASCE लग गया तो मतलब फैमिली डिनोट करता है
वीट के केस में वो पोएसी है, और साइंटिफिक नेम याद रखना है, बाकी जीनस स्पीशीज वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दैट वोंट बी अ बिग लोड। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन पार्ट होता है फैमिली और ऑर्डर को रिमेंबर करना, और होमिनिडे होमोसेपियंस तो हमें ऑलरेडी पता होगा, बस फैमिली का याद रखना है। ऑर्डर हमने पहले ही जान लिया है। हाउस फ्लाई के केस में भी यही है कि डिप्टेरा और मस्की डे याद रखना है। इसमें क्या है ना कि मस्की डे तो यू आर नोइंग कि मस्का डोमेस्टिका वाज हाउस फ्लाई, तो इससे तुम गेस कर सकते हो। लेकिन मैंगो के केस में अनारकार्डियसी है, सैपेंडियल्स है, वीट के केस में पोयासी है, पोयल्स है, सो इट बिकम्स ट्रिकी एंड डिफिकल्ट टू लर्न इट। तो इसमें इसमें ऐसा मत कहना कि मैंगो की जगह पोयासी लिख दिया। मैंगो इज नॉट अ पोयासी, मैंगो इज अ एनारकार्डियसी, ठीक है। फिर टैक्सोनॉमिकल एड्स था, तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन जिसमें मैंने एक्सप्लेन करते वक्त उसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस भी दिया था, दैट वाज कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पीशीज, ठीक है। एक्चुअल स्पीशीज का कलेक्शन करना इज अ प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। और आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें इंटेंसिव लैबोरेटरी और फील्ड स्टडीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और ये हम फ्यूचर यूथ के लिए, फ्यूचर स्टडीज़ के लिए चीज़ें करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडीज़। फिर हर्बेरियम के केस में था, हर्बेरियम के केस में सबसे ज़्यादा इंगेजिंग लाइन है कि दी प्लांट्स, पहले तो होता है प्लांट के लिए, ठीक है। एंड प्लांट जो होते हैं वो डेड होते हैं, मतलब दे आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स, दे आर नॉट लाइव प्लांट्स as we see, they are arranged according to the universally accepted system of classification। तो जो accepted system है क्लासीफाई चीज़ों को करने का, उस हिसाब से प्लांट्स को प्लेस किया जाता है हर्बेरियम में। सो दीज कंपार्टमेंट्स आर हर्बेरियम, और जो शीट्स होती हैं उन्हें हम हर्बेरियम शीट्स कहते हैं। हर्बेरियम शीट्स में इंग्लिश, लोकल, बोटानिकल नेम, ये सारी चीज़ें होती हैं, एंड इट इज़ सर्विंग एज ए क्विक रेफरल सिस्टम। अब कन्फ्यूजन कहाँ होता है? कन्फ्यूजन होता है हर्बेरियम और बोटानिकल गार्डन के केस में, कि जो इंग्लिश, लोकल, बोटानिकल नेम जो होते हैं किस किस में मेंशन होते हैं, किस किस में मेंशन नहीं होते। तो एक चीज़ याद रखना कि जो हर्बेरियम है, हर्बेरियम में सारे नाम रखने पड़ते हैं, ठीक है। हर्बेरियम में इंग्लिश नेम भी लगता है, लोकल नेम भी लगता है, बोटानिकल नेम भी लगता है, मतलब जो साइंटिफिक नेम है। बोटानिकल नेम जैसे होमो सैपियन इज अ बोटानिकल नेम, तो वैसे ही बोटानिकल नेम भी लगता है, ठीक है। तो ये सारे नाम लगते हैं। लेकिन हम बोटानिकल गार्डन्स के केस में जब देखते हैं ना, तो बोटानिकल गार्डन्स के केस में सिर्फ बोटानिकल नेम ही चाहिए, विच इज साइंटिफिक। बायोलॉजिकल नेम ही चाहिए, ठीक है, सिर्फ साइंटिफिक नेम ही चाहिए, और इससे ज़्यादा नेम नहीं चाहिए, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे हर्बेरियम में हमने कहा था फैमिली नेम, कलेक्टर्स नेम की ज़रूरत पड़ती है, बोटानिकल गार्डन में नहीं चाहिए, ठीक है। बोटानिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स होते हैं, तो लिविंग प्लांट्स को थोड़ा कर लेते हैं। और जो प्लांट्स जो होते हैं हर्बेरियम के बोटानिकल गार्डन्स के केस में, दे आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए ग्रो किया जाता है, और इसमें बाद में सारे एग्जाम्पल्स है कि क्यू इंग्लैंड में एक है, NDRI इज इन लखनऊ, IBG इज इन दी हावड़ा, इंडिया। सो IBG क्या है? इंडियन बोटानिकल गार्डन, जो कि हावड़ा, इंडिया में है। और नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? लखनऊ में है। और एक फॉरेन का एग्जाम्पल है विच इज़ क्यू इज इन इंग्लैंड। अब म्यूजियम के केस में हम देखा था कि म्यूजियम क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रेजेंट होता है, जैसे कि स्कूल्स और कॉलेजेस में। अगर प्लांट और एनिमल दोनों के लिए होता है, उनके स्पेसिमेंट्स को स्टडी किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, एंड रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। जार्स और कंटेनर्स में प्रिजर्व किया जाता है प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस के साथ। अगर इंसेक्ट है तो इंसेक्ट में कलेक्टिंग, किलिंग, पिनिंग करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कलेक्ट करने का, फिर किल करने का, फिर पिन करने का। और जितने भी लार्जर एनिमल्स होते हैं वो स्टफ्ड होते हैं। और म्यूजियम्स में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के स्केलेटन है, रियल स्केलेटन है, ठीक है। अब जू के केस में तो यही है कि प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है, मतलब ऐसा लिखा है इसमें। एक्चुअल में तो बहुत सारे एनिमल सफ़र भी करते हैं, बट दे आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स और ह्यूमन केयर के अंदर होता है, टू सी द बिहेवियर, टू सी द फूड हैबिट्स, ठीक है। बच्चों को घूमना बहुत पसंद है गार्डन्स में। फिर की था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है की में ही है। मोस्टली अगर हम टैक्सोनॉमिक एज के केस में देखें तो सबसे पहले प्रायोरिटी की तरफ जानी चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के लिए है, बट इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, ठीक है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपको दिए जाते हैं, दो ऐसे कैरेक्टर्स दिए जाते हैं जो कि एक दूसरे से अपोजिट है, ठीक है। एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एक स्टेटमेंट ए दिया है और जो स्टेटमेंट बी होगा ना वो एंटी बी होगा, मतलब कि अपोजिट टू द स्टेटमेंट, सॉरी एंटी ए, ठीक है।
मतलब अपोजिट टू द स्टेटमेंट ऑफ ए, अगर इसमें लिखा होगा, ए में लिखा होगा कि दिस फ्लावर हैज़ 5 पेटल्स, तो इस वाले कंपार्टमेंट में, इस वाले में जो स्टेटमेंट लिखी होगी वैसे होगी कि नो, कि ऐसे लिखा होगा कि दिस फ्लावर कंटेन्स 6 पेटल्स। तो उसमें से हमें चूज करना है, दे आर कंट्रास्टिंग स्टफ, ठीक है, कंट्रास्टिंग है। इसमें ऐसे लिखा हो सकता है दे कंटेन वायलेट फ्लावर, और यहाँ पे लिखा हो सकता है कि दे कंटेन पिंक फ्लावर्स, मतलब, या फिर हम लिख सकते हैं कि एंटी वायलेट फ्लावर्स, है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा जो कि कंट्रास्टिंग होगा, ठीक है, कुछ कंट्रास्टिंग होगा। बेटर ये छोड़ो एग्जाम्पल, और अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, एक सेकेंड। लिख दो कि यहाँ पे है, स्टेटमेंट ए में दे रखा है कि इट हैज़ रेटिकुलेट वेनिएशन। रेटिकुलेट वेनिएशन का मतलब क्या है, ऐसे पत्ते हैं, ठीक है, ऐसे पत्ते हैं। और बी वाले में लिखा है कि नहीं, इनमें पैरेलल वेनिएशन होती है, ठीक है, पैरेलल वेनिएशन होती है, ठीक है। और हमने, हमारा जो स्पेसिमेन है, हमारे स्पेसिमेन में कुछ ऐसे पत्ते थे, तो हम इन दोनों स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट को चूज करते हैं। दिस वॉज द की का आइडिया, ठीक है। की में क्या होता है कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेसिस में स्टेटमेंट दिए जाते हैं, इन दोनों को जब हम साथ में मिला के बोल रहे हैं तो देन वी कॉल इट एज कपलेट, देन वी कॉल इट एज कपलेट, और ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज लिड, ठीक है। तो जैसे ये एक लिड है, समझो, इसको मैं लिड 1 ले लेती हूँ, इसको मैं लिड 2 ले लेती हूँ। तो ऐसे अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं जो कि एक कपलेट का फॉर्म करते हैं, एंड दिस इज व्हाट की इज, ठीक है, की इज। अब मैं, मेरे पास ये स्पेसिमेन था, ठीक है, विच आई बॉट, और मुझे इसे आइडेंटिफाई करना था। अब मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स में, यहाँ पे सिमिलैरिटी दे रखी, डिसिमिलैरिटीज देखूंगी कि इस वाले स्टेटमेंट से ज़्यादा सिमिलैरिटी है, ठीक है, इस वाले स्टेटमेंट से मेरे स्पेसिमेन से ज़्यादा सिमिलरिटी है। तो मैं ऐसे चीज़ों को रिलेट करती हूँ ड्यूरिंग वाइल यूजिंग की। तो की में क्या होता है कि सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज की बेसिस में थोड़ा एनालिटिकल होता है, मतलब हमें दिमाग लगाना पड़ता है। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हर एक चीज़ के लिए अलग है, मतलब स्पीशीज़ के अलग की होगी, जीनस के लिए अलग की होगी, स्पीशीज़ के लिए अलग की होगी, फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस, चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर बाद में जो एग्जाम्पल्स थे ये वाले थे, और इन्हें तो प्रॉपरली याद रखना, और मैंने याद करने का तरीका भी बताया है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लोरा, फ्लोरा के केस में वर्ड्स कौन कौन से आने चाहिए, हैबिटेट आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है, और इंडेक्स आ गया। अगर ये 3 वर्ड्स आ जाते हैं, मतलब ये फ्लोरा को डिनोट कर रहा है। ऐसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक एड contains the actual account of habitat and distribution of plants of a given area. They also provide the index of the plant species found in a particular area. और ऑप्शंस में फ्लोरा मैनुअल, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स दे सकता है इन ऑर्डर टू कंफ्यूज यू। तो ये याद रखना कि फ्लोरा के केस में हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन, इंडेक्स यूज, वर्ड्स जो हैं वो यूज होते हैं। मैनुअल्स के केस में हम देखेंगे, मैनुअल्स में क्या है कि इन्फो ऑन स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया, तो ये कीवर्ड्स हैं। इससे तुम्हें क्विकली याद आ जाएगा कि इन्फो ऑन स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया मतलब मैनुअल्स को डिनोट कर रहा है। और जब मोनोग्राफ्स की बात हुई, मोनोग्राफ्स, मोनो का मतलब होता है वन, तो यहाँ पे भी वन है, तो मोनोग्राफ इन्फो ऑन ओनली वन एनी वन टैक्सन, तो इन्फो ऑन ओनली वन एनी वन टैक्सन। सो दिस वाज द होल रिविजन फॉर द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। काफ़ी अच्छे तरीके से ऑन अ वेरी डिटेल्ड वर्जन भी किया हुआ है। यू कैन चेक दी वीडियोस जो कि प्रोफाइल में अपलोडेड है। सबसे पहले तो हम वो देख लेते हैं जो कि हमने एक पॉइंट मिस किया था, हमें बताना था कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, डिफाइनिंग फीचर है, कौन से डिफाइनिंग नहीं है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ग्रोथ की बात की थी, ग्रोथ की। सो ग्रोथ वॉज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है, ग्रोथ वॉज कैरेक्टरिस्टिक फीचर। रिप्रोडक्शन वॉज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। और इसके बाद जो भी हमने पढ़े थे वो था, मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, फिर हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, फिर हमने कॉन्शियसनेस पढ़ा था। तो ये क्या, ये तीनों क्या थे, डिफाइनिंग फीचर्स थे, देवर डिफाइनिंग फीचर। अब स्टेटमेंट वाइज चीज़ों को समझना, ठीक है, दीज आर ऑल डिफाइनिंग फीचर्स। अगर मैं कहूँ कि इंट्रिंसिक ग्रोथ इन लिविंग organisms
is defining feature. So the statement would be true or the statement would be false. I want to know about this answer in the comment section. फिर मैं चीज़ें बताऊंगी नेक्स्ट वाले पार्ट में जब भी मैं स्टार्ट करूंगी देन आई वुड बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन. बट ये बताना है कि जो इंट्रिंसिक ग्रोथ की जब बात की थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में उसको हम डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं या नहीं कह सकते वो बताना. एंड इफ कह सकते हैं तो उसका रीज़न भी देना और अगर फॉल्स है तो उसके भी रीज़न देना. होप यू लाइक द वीडियो. मेक श्योर यू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद ऑल ऑफ द फ्रेंड्स. मैंने अभी तक कहा नहीं है बट it would be really helpful for me if you share it with others too. Thank you so much.